तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। और अभी हम बात कर रहे हैं जैव ईंधन के बारे में। साथ ही साथ जैव ईंधन की जो वर्गीकरण किया गया है प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी और चतुर्थ पीढ़ी के रूप में, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर हम बात कर लें कि बैकग्राउंड क्या है, कि हम क्यों जैव ईंधन के बारे में भी जानना चाहते हैं, तो वजह ये है कि वर्ष 2018 में राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति लाई गई थी, जिसे कि अधिसूचित किया गया था प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा। तो इसे अभी हाल ही में यानी कि 18 मई 2022 को केंद्रीय मंत्रालय ने इसमें कुछ संशोधन के साथ संशोधन को मंजूर कर दिया है, संशोधन के प्रस्ताव को मंजूर कर दिया। और ये कहा कि जो ये जैव ईंधन पॉलिसी है, राष्ट्रीय जैव ईंधन पॉलिसी है, इसके तहत जो हमने 2030 का लक्ष्य रखा था कि जितना भी पेट्रोलियम उत्पाद है उसमें हम बायोफ्यूल मिक्स करेंगे, यानी कि इथेनॉल ब्लेंडिंग, यानी कि एथेनॉल सम्मिश्रण का जो नियम चाह रहे थे, वो अब ये हो गया है कि 2025-26 तक ही हम उस टारगेट को पूरा कर लें। और जैसा कि बताया आपको, राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, जिसे कि वर्ष 2018 में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा 4 जून 2018 को अधिसूचित किया गया था। और इसके अलावा इसी नीति को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2009 में प्रख्यापित किया गया था, जिसे बाद में प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा अधिसूचित किया गया वर्ष 2018 में। और राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 बनाई गई, और इसमें संशोधन ये किया गया है अभी 18 मई 2022 को कि जैव ईंधन के रूप में जिन जैव मास का उपयोग किया जाएगा, उसमें जो फीड स्टॉक है या जो अनाज हैं, जो चीज़ें हैं, उनकी संख्या कुछ बढ़ा दी जाएगी। इसके अलावा जो इथेनॉल सम्मिश्रण है पेट्रोलियम पदार्थों में, उनका जो जो और ये 20% सम्मिश्रण किया जाएगा। और ये टारगेट 2030 से पीछे शिफ्ट करके 2025-26 कर दिया गया है। और इसके अलावा इसमें ये भी एक संशोधन किया गया है कि जो NBCC है, उसमें कुछ नए मेंबर्स जोड़े जाएंगे। तो अब हम बात कर लें कि जैव ईंधन असल में होते क्या हैं। तो इसके अलावा जैव ईंधन, अंतर्राष्ट्रीय जैव ईंधन दिवस भी मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव ईंधन दिवस प्रत्येक वर्ष 10 अगस्त को मनाया जाता है। और जैव ईंधन की बात करें तो ये ऐसे हाइड्रोकार्बन ईंधन होते हैं जो किसी भी कार्बनिक पदार्थ से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इनको उत्पन्न किया जाता है, और इनको ही हम जैव ईंधन के रूप में जानते हैं। इसके अलावा जैव ईंधन का जो निर्माण है बायोमास से एक समकालीन प्रक्रिया के माध्यम से होता है। समकालीन यानी कि बहुत जल्दी जैव ईंधन का निर्माण बायोमास के द्वारा कर लिया जाता है। अब बायोमास की बात करें कि बायोमास क्या है, तो बायोमास यानी कि जैव भार। तो वनस्पति और जंतु पदार्थ का जो भार है उनको बायोमास कहा जाता है। और इस प्रकार देखा जाए तो बायोमास से उत्पन्न जो सभी ईंधन है उनको जैव ईंधन कहा जाता है। और अब हम बात करें जैव ईंधन की वर्गीकरण की, तो जैव ईंधन का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया है: प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी और चतुर्थ पीढ़ी। तो जो पहले पीढ़ी के जैव ईंधन हैं, अगर उनकी हम बात करें तो इनके जो निर्माण की प्रक्रिया है, यानी कि जैव ईंधन बनाने की निर्माण की जो प्रक्रिया है पारंपरिक होती है। इसके अलावा ये जो पहले पीढ़ी के जो जैव ईंधन होते हैं, तो इनके जो कच्चे माल यानी कि जो रॉ मटेरियल जिनसे ये बनाए जाते हैं, उनकी कृषि किया जा सकता है, जिसमें शामिल है मक्का शामिल है और सोयाबीन, गन्ना, ये सब शामिल है। तो इन सभी पदार्थों को जैव ईंधन इनको प्रथम पीढ़ी का जैव ईंधन कहा जाता है, जिससे कि स्टार्च, वनस्पति तेल या पशु वसा वाले खाद्य स्रोतों से इनको बनाया जाता है। और इनके निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो काफ़ी पारंपरिक होता है, इसके लिए इनको पहली पीढ़ी के जैव ईंधन कहा जाता है। और ये जो पहले पीढ़ी के जैव ईंधन होते हैं ये खाद्य फसलों के भंडारण पर निर्भर करते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसमें शामिल है
मक्का, सोयाबीन, गन्ना, ये के जैव ईंधन के ये कच्चे पदार्थ हैं। और ये जो जैव ईंधन के जो कच्चे स्रोत हैं, तो ये क्या है, आमतौर पर खाद्य अर्थव्यवस्था में असंतुलन पैदा कर देते हैं, जिससे कि खाद्य कीमतों में वृद्धि हो जाती है। तो इसी कमी को दूर करने के लिए इसके पीढ़ियों के बारे में इस राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में बताया गया कि द्वितीय और तृतीय और चतुर्थ पीढ़ी के भी जैव ईंधन का उपयोग किया जाएगा। तो जो प्रथम पीढ़ी के जैव ईंधन है, तो उसके जो कच्चे माल हैं वो कृषि योग्य होते हैं, है ना। तो इसके जैसे कि मक्का हो गया और अब जेट्रोपा या रतनजोत हो गया, इन सभी से पहले पीढ़ी के जैव ईंधन का निर्माण किया जाता है। और जो पहली पीढ़ी के जैव ईंधन है उनकी बात करें तो उसमें शामिल है बायोडीजल और बायो एथेनॉल। और अब हम बात करें दूसरी पीढ़ी के जैव ईंधन के बारे में, तो ये जो दूसरी पीढ़ी के जैव ईंधन के जो कच्चे पदार्थ हैं वो गैर जैविक खाद्य सामग्री होते हैं। यानी कि दूसरी पीढ़ी के जैव ईंधन के उत्पादन के लिए पौधों के जो अखाद्य हिस्से होते हैं, अखाद्य भाग होते हैं जिनको खाया नहीं जाता, जैसे कि तना हो गया और उनका फलों का छिलका वगैरह हो गया, और जो चावल वगैरह हो गया तो उनके जो खराब चावल के टुकड़े हो गए, इन सभी का उपयोग किया जाता है दूसरी पीढ़ी के जैव ईंधन के निर्माण में। और जब दूसरी पीढ़ी के जैव ईंधन का निर्माण किया जाता है तो इन गैर जैविक खाद्य सामग्री के निर्माण के समय जैव रासायनिक रूपांतरण किया जाता है, जिससे दूसरी पीढ़ी के जैव ईंधन का निर्माण होता है। और अगर हम उदाहरण की बात करें कि दूसरी पीढ़ी के जैव ईंधन का उदाहरण क्या है, तो इसमें शामिल है एथेनॉल और नगरीय ठोस अपशिष्ट जो होते हैं, इन सभी से ये ईंधन तैयार होते हैं। इसके अलावा जो दूसरी पीढ़ी के जैव ईंधन होते हैं, ये क्या है, ये खाद्य अर्थव्यवस्था को प्रभावित नहीं करते, साथ ही साथ जो इनके उत्पादन की प्रक्रिया होती है दूसरे पीढ़ी के खाद्य ईंधन की, थोड़ी सी जटिल होती है। और ये जो है दूसरी पीढ़ी के जैव ईंधन, ये प्रथम पीढ़ी के जैव ईंधन की अपेक्षा में कम ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करते हैं, इसलिए ये बेहतर है। अब हम बात करें तीसरी पीढ़ी के जैव ईंधन की, तो तीसरी पीढ़ी के गैस ईंधन के एग्जाम्पल स्वरूप हम बायो सीएनजी को ले सकते हैं, यानी कि जैव सीएनजी। और जो इसका उत्पादन किया जाता है तो जितने भी सूक्ष्म जीव जैसा कि सवाल होते हैं उनकी मदद से किया जाता है। इसके लिए ऐसे शैवालों या एल्गी को ऐसे भूमि और जल पर उगाया जाता है जो कि अनुपयुक्त हो। तो अनुपयुक्त खेत और जल पर इन शैवालों का खेती की जाती है और उनसे ही तीसरी पीढ़ी के जैव ईंधन तैयार किया जाता है। अब हम बात कर लें चौथी पीढ़ी के जैव ईंधन की, तो चौथी पीढ़ी में क्या होता है कि इन ईंधनों के उत्पादन के लिए जो उपयोग किए जाने वाले पौधे हैं उनको आनुवांशिक रूप से संशोधित किया जाता है, ताकि अधिक मात्रा में कार्बन को अवशोषित और संग्रहित किया जा सके, और जिससे कि बायोमास के रूप में काट कर उनका चौथे पीढ़ी के ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सके। अब जैव ईंधन के कुछ लाभ भी हैं। पहला लाभ तो यही है कि ये पारंपरिक और गैर नवीकरणीय जीवाश्म ईंधन से हरित बदलाव की पेशकश करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो पारंपरिक ऊर्जा, गैर नवीकरणीय ऊर्जा और जीवाश्म ईंधन, ये सभी ऊर्जा के एक ही प्रकार है। पारंपरिक यानी कि परंपरा अनुसार चले आ रहे हैं 17वीं शताब्दी से, और गैर नवीकरणीय, इनका नवीकरण नहीं किया जा सकता क्योंकि ये जीवाश्म ईंधन है इसके लिए, तो उसकी तरफ से हरित बदलाव की पेशकश करते हैं। साथ ही साथ ये जैव ईंधन का जो दूसरा लाभ है तो ये हर जगह उपलब्ध होता है। वजह यह है कि जैव ईंधन के उत्पादन के लिए सिर्फ बायोमास की आवश्यकता होती है, जो कि सर्वव्यापी है। यानी कि जैसे गेहूँ का पेड़ है, गेहूँ का पेड़ कटा, ठीक है, फली के बाद जो भी आया भूसी वगैरह, उससे भी बनाया जा सकता है दूसरी पीढ़ी का ईंधन। तो ये सर्वव्यापी है और इसकी वजह से जैव ईंधन का जो कच्चा माल है उसकी उपलब्धता हर जगह पर्याप्त मात्रा में है। और इसके साथ साथ जैव ईंधन के उपयोग से अपशिष्ट में कमी भी आती है। जैसे कि जैव ईंधन का जो उत्पादन है, अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि नगर पालिका के सीवेज अपशिष्ट और जो फसल के अखाद्य भाग है जिनको खाया नहीं जाता, उनका उपयोग करके भी किया जा सकता है और ये प्रभावी रूप से कचरे को कम करने में सहायता करता है। तो ये था
जैव ईंधन के बारे में या बायोफ्यूल के बारे में संक्षिप्त जानकारी। नमस्कार, जय हिंद।